उफ, महंगाई कितनी बढ़ गई है। सेविंग्स तो हो ही नहीं रही। माधव, तूने वो कार की ईएमआई चेक की? कितनी बन रही है? रमन जी चिंतित होकर बेटे से बोले। पापा, ईएमआई थोड़ी ज्यादा है। डाउन पेमेंट थोड़ा और होता तो मंथली बर्डन कम हो जाता, पर अभी हमारे पास एक्स्ट्रा कैश भी नहीं है। अरे कैश कहाँ से आएगा? घर का खर्चा ही इतना है। ऊपर से वो ऊपर वाला फ्लोर कब से खाली पड़ा है, धूल जमा हो रही है बस। माधव की माँ शारदा जी भी बातचीत में शामिल हो गईं। हाँ मम्मी जी, मैं भी यही सोच रही थी। अगर हम उसे रेंट पर दे दें तो अच्छी खासी साइड इनकम हो जाएगी। कम से कम मेरी शॉपिंग, मेरा मतलब है घर के छोटे मोटे खर्चे तो निकल ही जाएंगे। बहू निशा ने भी सुझाव दिया। बात तो सही है निशा, मैंने ब्रोकर को बोल रखा है, पर कोई ढंग का किराएदार मिल ही नहीं रहा। कोई कहता है किराया ज्यादा है, किसी को पसंद नहीं आता। पापा, आप थोड़ा रेंट कम कर दो ना। खाली रखने से तो अच्छा है कुछ तो आएगा। माधव बोला। अरे रेंट कम कैसे कर दूं? कितनी अच्छी लोकेशन है अपनी। मार्केट पास है, मेट्रो पास है, सस्ते में क्यों दूं? हमें थोड़ा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। वैसे भी ऊपर का रास्ता अलग है, हमारा उनसे क्या लेना देना। बस रेंट टाइम पर आ जाए। अभी सब बैठकर बातें कर ही रहे थे कि अचानक डोरबेल बजी। निशा ने जाकर दरवाजा खोला। सामने एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उसने ब्लैक लेदर की जैकेट पहनी थी और आंखों पर डार्क सनग्लासेस थे। वो दिखने में किसी बाउंसर या विलेन जैसा लग रहा था। जी, किससे मिलना है? निशा ने पूछा। मकान मालिक से। रेंट के लिए? जी भाई साहब, आइए ना, अंदर आइए। अब जॉनी अंदर आता है। वो बिना किसी को नमस्ते किए सीधा सोफे के सामने खड़ा हो जाता है। माधव बोला, बैठिए ना। वो आप कमरे के लिए आए हैं? मुझे बैठने का शौक नहीं है, काम की बात करते हैं। मुझे आपका ऊपर वाला कमरा चाहिए 1 महीने के लिए। सिर्फ 1 महीने के लिए? सर, हम तो लंबे समय के लिए देख रहे थे। एग्रीमेंट भी कम से कम 11 महीने का होता है। माधव ने कहा तो जॉनी पॉकेट से पैसे निकालकर देते हुए कहता है, ये 50,000 रुपए हैं एडवांस। रेंट का डबल है। 1 महीना रहूंगा फिर चला जाऊंगा। बिजली पानी सब इसमें कवर हो जाएगा। मंजूर है? बाकी बचे पैसे मुझे जाते वक्त दे देना। पैसों की गड्डी देखकर रमन जी की आंखें चमक उठीं। किराया, वो भी एडवांस में? अब तक लालच ने डर को दबा दिया था। अरे 50,000, ये तो बहुत हैं। मेरा मतलब है, ठीक है, हमें मंजूर है। आपका जो भी होगा काट कर हम आपको दे देंगे। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और करते क्या हो? फैमिली है या अकेले हो? शारदा जी ने बड़े प्यार से पूछा। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। नाम जॉनी है, अकेला हूँ और क्या करता हूँ ये ना पूछो तो बेहतर है। मेरी सिर्फ एक शर्त है। जी, कैसी शर्त? रमन जी ने चौंकते हुए पूछा। प्राइवेसी। मैं जब तक ऊपर रहूंगा मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, न सफाई के लिए न हालचाल पूछने के लिए। मैं अपने कमरे में क्या करता हूँ, किससे मिलता हूँ, क्या लाता हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जॉनी की बात सुनकर निशा थोड़ा घबरा गई। उसने धीमी आवाज में रमन से कहा, पापा जी, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? हमें आईडी प्रूफ वगैरह ले लेना चाहिए। ये लो आईडी, ये लो कैश, दो मुझे चाबी। मुझे अभी शिफ्ट होना है, मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। जॉनी बोला। अरे निशा, क्या पूछताछ कर रही हो? जेंटलमैन हैं, बस शांति चाहते हैं। आजकल के क्रिएटिव लोग ऐसे ही होते हैं। ये लीजिए चाबी। भाई साहब, आप बेफिक्र रहिए, ऊपर कोई नहीं आएगा। हम तो वैसे भी अपने काम में बिजी रहते हैं। गुड, याद रखना कोई डिस्टरबेंस नहीं। ऐसा कहकर जॉनी ने अपना भारी बैग उठाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तब माधव ने रमन से कहा, पापा, ये आदमी डेंजरस लग रहा है। आपने हाँ क्यों कर दी? अरे बेटा, 50,000 के लिए तो मैं भूत को भी कमरा दे दूं। 1 महीने की तो बात है। वो अपने कमरे में रहे, हम अपने में। हमें क्या? चल, तेरी कार की डाउन पेमेंट का जुगाड़ हो गया। अब रात हो चुकी थी। रमन ने पूरे परिवार के साथ डिनर किया। फिर सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। कमरे में जाकर माधव लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। तभी निशा ने उससे कहा, माधव, मुझे ना जाने ये जॉनी बिल्कुल ठीक नहीं लगा। आपने देखा उसका एटीट्यूड, और वो बैग कितना भारी था।
पता नहीं क्या था उसमें। निशा, तुम क्राइम पेट्रोल देखना बंद कर दो। अरे जिम का सामान होगा, बॉडी बिल्डर टाइप लगता है वो। प्रोटीन के डिब्बे होंगे। तुम बस रिलैक्स करो। नहीं माधव, मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। उसने काला चश्मा क्यों पहना था शाम को? तभी अचानक ऊपर वाले फ्लोर से जोरदार आवाज आती है, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर पटकी गई हो। ये क्या था? कहा था ना मैंने, देखो ऊपर से ही आई है आवाज। तभी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख सुनाई देती है। नहीं, छोड़ मुझे। कहा ना छोड़ मुझे। आ चीख इतनी भयानक थी कि निशा ने डर कर माधव को पकड़ लिया। ये तो किसी के चिल्लाने की आवाज है, जैसे कोई उसे मार रहा हो। माधव, जॉनी खतरनाक है। माधव और निशा डरते डरते कमरे से बाहर निकलते हैं। हॉल में रमन और शारदा भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। रमन जी, सुना आपने? ऊपर कोई रो रहा है, बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है। तभी फिर से चीखने की आवाज आती है। हाँ, सुना, पर जॉनी तो अकेला था ना। फिर ये दूसरी आवाज किसकी है? आज तो तुझे खत्म करके ही दम लूंगा। बहुत तड़पाया तूने मुझे, मर साले। इसके बाद फिर से कुछ टूटने की आवाज आती है। पापा, उसने किसी को मार दिया शायद। मर साले बोला उसने। हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए, माधव डरते हुए बोला। अरे पागल है क्या? उसने क्या बोला था? ऊपर कोई नहीं आएगा, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर वो सच में खूनी हुआ और हमने उसे देख लिया तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। एक काम करते हैं, आज रात इग्नोर करते हैं, कल सुबह पता लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब यहाँ सब साथ में ही सो जाते हैं। साथ रहेंगे तो डर कम लगेगा। हाँ, माधव बिल्कुल सही कह रहा है। अब परिवार डर के मारे एक दूसरे के पास सिमट गया। किसी ने भी उस रात चैन की नींद नहीं ली। अगले दिन सुबह निशा आंगन में तुलसी के पौधे में पानी डाल रही थी। तभी उसने देखा जॉनी कहीं बाहर से आ रहा है। उसने डरते डरते जॉनी से कहा, हाय जॉनी जी, सब ठीक है ना ऊपर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जॉनी रुकता है, धीरे से अपना सिर घुमाता है और अपने काले चश्मे के पीछे से निशा को घूरता है और आगे बढ़ जाता है। कितना रूड है, सीधा इग्नोर मार दिया, अजीब आदमी है। तभी गेट पर एक डिलीवरी बॉय बाइक रुकता है। उसके पास एक बड़ा सा प्लास्टिक का बैग था जो काफी भारी लग रहा था। मैडम, ये जॉनी सर का पार्सल है। जॉनी ने जैसे ही आवाज सुनी वो लगभग दौड़ते हुए गेट पर आया। मैं जॉनी हूँ, पार्सल मुझे दो, किसी और को देने की जरूरत नहीं है। जॉनी ने वो भारी बैग एक हाथ से उठाया और जाने लगा। निशा को उस बैग से एक अजीब सी स्मेल आई। उफ, ये कैसी स्मेल है? जैसे जैसे कुछ सड़ रहा हो या कोई केमिकल। एक्सक्यूज मी, इसमें क्या है? स्मेल बहुत अजीब है। तुम अपने काम से काम रखो। ऐसा कहकर जॉनी ऊपर वाले कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। माधव जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, वो निशा के पास आकर बोलने लगा। क्या हुआ निशा? क्या था उस बैग में? पता नहीं माधव, पर बहुत भारी था। शेप भी अजीब सा था और उसमें से किसी मरे हुए जानवर जैसी बू आ रही थी, जिसे शायद केमिकल से छुपाया गया हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो बॉडी पार्ट्स तो नहीं थे? धीरे बोलो, ये बंदा सच में नॉर्मल नहीं है, हमें नजर रखनी होगी। माधव और निशा अब घर के अंदर आ चुके थे। दिन ऐसे ही दहशत में बीत गया। रात को पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था। प्लेटों में खाना है, पर कोई नहीं खा रहा। सबका ध्यान छत की तरफ था। खाना ठंडा हो रहा है, खा लो, जो होगा देखा जाएगा। खाया ही नहीं जा रहा है जी। ऊपर इतनी खामोशी है कि डर लग रहा है। कल रात वाली चीखें मेरे कानों में गूंज रही हैं। तभी अचानक ऊपर से धम धम करके चलने की तेज आवाजें आती हैं। फिर जॉनी की डरावनी आवाज गूंजती है। बोला था ना, भागने की कोशिश मत करना। अब तो गया, आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा, एक एक बूंद निचोड़ लूंगा, तड़पा तड़पा कर मारूंगा तुझे। आवाज सुनकर डर के मारे शारदा के हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट में गिर जाती है। माधव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुनिए पापा, ये कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं है, ये साइको है, पक्का सीरियल किलर है। हो सकता है फोन पर किसी को धमकी दे रहा हो, रिकवरी एजेंट हो शायद। रमन जी बोले, पापा, रिकवरी एजेंट खून पीने की बात नहीं करते। और वो हंसना, वो किसी
शैतान की तरह हंस रहा था। और कल वो भारी बैग, माधव, उस बैग में शायद कोई इंसान था, जैसे आज ये। निशा आगे बोल पाती तभी ऊपर से फिर से आवाज आती है, खच खच, जैसे कोई चाकुओं से कुछ काट रहा हो। हाय राम, ये तो काट रहा है किसी को। हमारे घर में कसाई खाना खोल लिया इसने। जी पुलिस को बुलाओ, पैसे भाड़ में जाए, जान बचानी है। शारदा जी बुरी तरह डरते हुए बोली। नहीं नहीं, अभी नहीं। अगर पुलिस आई और उसने सबूत छुपा दिए तो वो हम पर ही केस कर देगा। हमें रंगे हाथों पकड़ना होगा। कल माधव तू देखना, रमन जी ने सुझाव दिया। ऊपर से डरावनी आवाजें अब भी आ रही थीं और नीचे खौफ से परिवार की भूख मर चुकी थी। वे अपने अपने कमरों में गए और जाकर दरवाजे लॉक कर लिए। अगले दिन भर कोई आवाज नहीं आई। शाम को निशा जॉनी के बारे में सोचते हुए खाना बना रही थी और गलती से सब्जी में उसने नमक की जगह चीनी डाल दी। इस पर शारदा जी उस पर भड़क उठी। निशा, ये क्या किया? सब्जी में नमक की जगह चीनी डाल दी? तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? दिन भर बस मोबाइल और वो ऊपर वाला जॉनी। घर के काम कौन देखेगा? मुझे नहीं पता। अब दोबारा बना। इतने साल हो गए खाना बनाते, पर अकल नहीं है बिल्कुल। शारदा जी की तेज आवाज बाहर तक जा रही थी। तभी ठीक उसी वक्त अचानक जॉनी की दहाड़ती आवाज सुनाई दी। ओ बुढ़िया, बहुत शोर मचा रही है, बहुत जुबान चल रही है तेरी। ये सुनकर शारदा जी एकदम चुप हो जाती हैं। उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है। जॉनी आगे कहता है, आज तेरा काम तमाम करना ही पड़ेगा। कल वाले का हाल देखा था ना, आज तेरी बारी है। बस 5 मिनट रुक, अभी आता हूँ तेरा खेल खत्म करने। अब तो शारदा जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो थर थर कांपने लगती हैं। निशा, तुमने सुना? वो मुझे मारने आ रहा है। उसने मुझे बुढ़िया बोला। वो कह रहा है आज तेरी बारी है। मम्मी जी शांत हो जाइए, शायद वो किसी और से। अरे घर में और कौन बुढ़िया है? मैंने शोर मचाया और वो चिढ़ गया। उसने कहा था ना शांति चाहिए। हे भगवान, ये यमराज ऊपर बैठा है। निशा, दरवाजा बंद कर, कुंडी लगा और माधव को बुला, वो नीचे आ रहा है। शारदा भागकर हॉल में जाती है और सोफे के पीछे छुप जाती हैं। निशा भी डर के मारे किचन का दरवाजा लॉक कर देती है। अब तो रोज दहशत में ही उनके दिन कट रहे थे। एक दिन माधव ने हिम्मत जुटाई और वो हाथ में एक क्रिकेट बैट लेकर दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। चल रुक, आज तो पता करके ही रहूंगा। अगर ये कोई खूनी है तो पुलिस को सबूत देना पड़ेगा। माधव जॉनी के दरवाजे के पास पहुंचता है। दरवाजा अंदर से लॉक था। अंदर लाइट जल रही थी। माधव झुककर की होल से झांकने की कोशिश करता है। उसे जो दिखता है उससे उसके पसीने छूट जाते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या? यहाँ तो जमीन पर खून फैला हुआ है। हे भगवान, तू रक्षा करना। ये तो किसी की लाश है जिसके इस जॉनी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके हाथ में तो चाकू भी है। सफाई, पूरी सफाई करनी पड़ेगी। कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। इस लाश के टुकड़े करके बैग में भर देता हूँ, जॉनी कह रहा था। अब तो माधव की सांसें अटक जाती हैं। उसका पैर फिसलता है। बैठ दीवार से टकराता है। आवाज सुनकर जॉनी तुरंत मुड़ता है। माधव बिना एक पल गंवाए उल्टे पैर लगभग लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे भागता है और घर में आकर ही रुकता है। पापा मम्मी, कन्फर्म है, वो खूनी है। मैंने अभी देखा, फर्श पर खून फैला है। उसके हाथ में तो बड़ा चाकू था और वो लाश के टुकड़े करने की बात कर रहा था। हे भगवान, लाश? किसकी लाश? आपने देखा तो नहीं? निशा बदहवास होकर बोली। ये तो पता नहीं, पर मैंने वहां देखा। वहां एक बॉडी पड़ी थी, शायद प्लास्टिक में लिपटी हुई। मैंने कहा था ना, वो तांत्रिक है। वो काला जादू कर रहा है। वो हम सबकी बलि चढ़ा देगा। रमन जी, अब पैसों का मोह छोड़ो, पुलिस को बुलाओ अभी के अभी। शारदा जी कांपते हुए बोली। मम्मी जी सही कह रही हैं। मुझे तो ये अंडरवर्ल्ड का मामला लगता है। वो डॉन है। अगर उसे पता चला कि माधव ने देख लिया है तो वो सीधे नीचे आ जाएगा। निशा ने कहा। अब तो रमन जी की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। उन्होंने फोन निकालते हुए कहा, हाँ हाँ, अब रिस्क नहीं ले सकते। जान बची तो लाखों पाए। मैं 100 नंबर मिला रहा हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन? इंस्पेक्टर साहब जल्दी आइए, हमारे घर में एक कातिल छुपा है। ऊपर वाले कमरे में उसने लाशें बिछा रखी हैं। खून बह रहा है वहां। जल्दी आइए वरना वो हमें मार देगा।
थोड़ी देर में पुलिस की जीप सायरन बजाते हुए आ गई और इंस्पेक्टर भरत अपनी टीम के साथ अंदर आए। परिवार उन्हें सीढ़ियों के पास ही खड़ा मिल गया। कहाँ है वो? आपने लाश देखी? सर, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। मैंने अपनी आंखों से देखा। फर्श पर खून, हाथ में चाकू, और वो बॉडी बैग में डाल रहा था। वो बहुत डेंजरस है सर। उसके पास हथियार भी हो सकते हैं। साहब, वो तो मुझे मारने की धमकी दे रहा था। कह रहा था बुढ़िया 13 नंबर है आज। शारदा जी ने भी बताया। सुमित, गन लोड करो। और ये सीरियस मामला लग रहा है। आप लोग यहीं रुको, हम ऊपर जा रहे हैं। अब पुलिस वाले दबे पांव बंदूकों के साथ सीढ़ियां चढ़ते हैं। पुलिस जॉनी के कमरे के बाहर पहुंच गई। अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। पुलिस, दरवाजा खोलो। हमें पता है तुम अंदर हो। सरेंडर कर दो। इंस्पेक्टर भरत के बोलने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। सुमित, तोड़ दो दरवाजा। 2 हवलदार मिलकर दरवाजे पर जोरदार धक्का मारते हैं। धड़ाम, कुंडी टूटती है। दरवाजा खुल जाता है। पुलिस बंदूकें तान कर अंदर घुसती है। हैंड्स अप, हिलना मत। कमरे का नजारा देखकर पुलिस और पीछे खड़ा परिवार हैरान रह जाता है। जॉनी बाथरूम से तौलिया लपेटे, टूथब्रश मुंह में लिए बाहर निकलता है। वो एकदम नॉर्मल लग रहा है। कमरे में फर्श पर लाल पेंट का डिब्बा लुढ़का हुआ है। वो लाश असल में एक पुतला है जिसके हाथ पैर अलग किए हुए हैं। और वो चाकू एक थर्माकोल कटर है जो आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज होता है। दीवारों पर जगह जगह डायलॉग्स के चार्ट पेपर चिपके हैं। क्या हुआ? पुलिस, अरे सर, मैंने क्या किया? ये सब क्या है? लाश कहाँ है? खून कहाँ है? इंस्पेक्टर भरत पूछते हैं। सर, सर वो देखो, फर्श पर खून। अरे भाई, वो एक्रोलिक पेंट है। मैं सेट डिजाइन कर रहा था, डिब्बा गिर गया। अब डर का माहौल शर्मिंदगी में बदल चुका था। जॉनी ने टी शर्ट पहन ली थी। सर, मैं एक एक्टर हूँ और पार्ट टाइम सेट डिजाइनर भी। मुझे एक बड़ी फिल्म में विलेन का रोल मिला है, एक साइको किलर का। मेरे घर पर रेनोवेशन चल रहा था और वहां बहुत शोर था। मुझे रिहर्सल के लिए शांति चाहिए थी, इसलिए मैंने ये कमरा 1 महीने के लिए किराए पर ले लिया। तो वो खून पी जाऊंगा वाली आवाज? मैडम, ये डायलॉग्स हैं। मुझे तेज आवाज में प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि वॉइस मॉड्यूलेशन सही आए। और वो बुढ़िया तो मुझे ही कहा था ना। वो बुढ़िया वाला डायलॉग, वो तो मेरी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। सीन में मैं अपनी सौतेली माँ को धमका रहा था। आंटी जी, आपको क्या लगा मैं आपको बोल रहा हूँ? हाँ बेटा, वो उसी टाइम मैं नीचे चिल्ला रही थी तो लगा। और वो बॉडी जो तुम बोरे में लाए थे? अरे कौन सी बॉडी? वो तो डमी है। शूटिंग के लिए चाहिए थी। मुझे इसे पेंट करके लाश जैसा लुक देना था। वही तो कर रहा था जब तुमने झांक कर देखा। कमाल करते हो रमन जी। किराएदार रखा और उसे आतंकवादी समझ लिया। कम से कम पूछ तो लेते एक बार। पुलिस का टाइम वेस्ट कर दिया। इंस्पेक्टर भरत नाराजगी से बोले। माफ कर दो साहब, वो इसकी हरकतों ने डरा दिया था। काला चश्मा, वो एटीट्यूड। काला चश्मा इसलिए क्योंकि मेरी आंख में इन्फेक्शन हो गया था, लाइट चुभ रही थी। और एटीट्यूड, वो तो कैरेक्टर में रहने के लिए था। कांस्टेबल बोला, सर चलो, कोई क्राइम नहीं हुआ है। जॉनी भाई, अगली बार रिहर्सल थोड़ी धीमी आवाज में करना, वरना ये लोग हार्ट अटैक से मर जाएंगे। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर भरत और पुलिस चली जाती है और घर वाले सिर झुकाए खड़े रहते हैं। वैसे अंकल जी, एक्टिंग अच्छी थी ना मेरी? आप लोग सच में डर गए? मतलब मैं रोल के लिए तैयार हूँ। जॉनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ भैया, ऑस्कर मिलेगा तुम्हें। हमने तो यमराज समझ लिया था। सॉरी जॉनी जी, हमने बहुत गलत समझा। अरे कोई नहीं, मेरा महीना वैसे भी खत्म होने वाला है। शूटिंग परसों से है, पर अगली बार किसी को जज करने से पहले दरवाजा खटखटा लेना, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर जॉनी आंख मारता है और अपना गेट बंद कर लेता है। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।